गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आपका स्वागत है फिजिक्स बाय राघव क्लासेज में। जैसा कि हम कंटिन्यू कर रहे थे उन्हीं क्लासेज को आगे कंटिन्यू करते हैं और आज चैप्टर नंबर 3 की बात कर रहे हैं, जिसका मतलब है हम बात करें रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसके बारे में बात करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जिसमें से दो तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। टोटल जो है हम बात करें वेटेज 2 मार्क्स का चैप्टर है, जिसमें से एक 1.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है और एक 1.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। क्लियर है यहाँ तक? तो इन्हीं मार्किंग को फॉलो करते हुए हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। जैसा कि पहला क्वेश्चन हम बात करें, देखो, परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग, किसकी बात कर रहे हैं? फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग की बात करें तो भारत में इसकी शुरुआत कब हुई, कब स्टार्ट हुआ? तो हम बात करें 1951 में। जैसे ही देश आज़ाद हुआ तो उसके बारे में भारत सरकार ने प्लान कर लिया था कि हमें परिवार नियोजन किस तरीके से करना है। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो उल्ब वेदन यानी एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटोसिस एक क्या है? हम बात करें तो एक टेस्ट है। क्या है? टेस्ट, जिसका उपयोग जो है जेनेटिक डिसऑर्डर की बात करें तो आनुवांशिक विकार का पता लगाने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? जेनेटिक डिसऑर्डर। लेकिन इसका दुरुपयोग होने लगा और इसका उपयोग जो है वो किस में करने लगे हम? सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग परीक्षण में। इसलिए गवर्नमेंट ने इसे क्या कर दिया था? बैन कर दिया था। क्या कर दिया था? बैन कर दिया था। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में भारत सरकार ने इसको क्या दी? परमिशन ग्रांटेड की। ठीक है, तो किसके लिए किया जाता है? तो देखो, बंधता परीक्षण, स्टेराइलाइजेशन, गर्भ निरोधक परीक्षण नहीं है। भ्रूण में आनुवांशिक विकार का पता लगा, मैंने बताया था। जेनेटिक डिसऑर्डर की बात करें, किसकी बात करें? जेनेटिक डिसऑर्डर, आनुवांशिक विकार का पता लगाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? उल्ब वेदन। किसका उपयोग करते हैं? उल्ब वेदन का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें मुखीय गर्भ, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, इसकी बात करें तो किसके संयोजन से बनता है? जो हम ऐसी गोलियां जिन्हें हम किसके द्वारा ग्रहण करते हैं? मुख के द्वारा ग्रहण करते हैं। तो ये ध्यान रखना, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जितनी भी मेडिसिन्स हैं उनमें हम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का कॉम्बिनेशन होता है। किसका होता है? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? तो देखो, पहला ऑप्शन दे रखा है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। वैसोप्रेसिन नहीं है, रिलैक्सिन नहीं है, ऑक्सीटोसिन नहीं है। तो ऑप्शन क्या रहेगा अपना? है ए, आपातकालीन गर्भ निरोधक। ठीक है, मैथुन के लिए कितने घंटे भीतर लेनी चाहिए? अगर कोई सडनली क्या हो गई, मैटिंग हो गई और आपको डर है कि कोई प्रेगनेंसी कंसीव ना हो, तो उसके लिए हम क्या लेते हैं? इमरजेंसी पिल। क्या लेते हैं? इमरजेंसी पिल, आपातकालीन गर्भ निरोधक। ठीक है, तो वो हमें आफ्टर मैटिंग कितने घंटों बाद लेनी चाहिए? तो 72 घंटे बाद। क्या आप इमरजेंसी पिल का उपयोग जो है वो लगभग लगभग मैटिंग की हम बात करें तो मैथुन क्रिया के 72 घंटे के भीतर हम क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें भारत में सहगर्भता की हम बात करें तो एमटीपी का चिकित्सीय समापन। सहगर्भता की बात करें तो प्रेगनेंसी का हम क्या करें? मेडिकल की बात करें तो चिकित्सीय रूप से हम उसको क्या कर दें? टर्मिनेशन कर दें, जिसे हम क्या कहते हैं? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, चिकित्सीय रूप से या मेडिकल की भाषा में हम बात करें तो हमने क्या कर दिया? उसको खत्म कर दिया। किसको? प्रेगनेंसी को। क्लियर? तो वो क्या कहलाता है? देखो, रोकने के लिए कानून कब बनाया गया? तो ये आपको ध्यान रखना है, कब बनाया गया? 1971 में। कब बना था? 1971 में। जिसकी हम बात करें तो तीन तरीके से, 3 3 मंथ के टाइम पीरियड में, कितने टाइम पीरियड में? 3 3 मंथ्स के टाइम पीरियड में एमटीपी की जाती है। 3 मंथ्स स्टार्टिंग के, फिर सेकेंड 3 मंथ्स बीच वाले, और फिर 3 मंथ्स लास्ट। तो आपको ये ध्यान रखना है, टोटल प्रेगनेंसी टाइम पीरियड कितना होता है? 9 मंथ। तो इसको हमने कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया है? 3 3 मंथ्स के। तो फर्स्ट 3 मंथ्स में हम एक मेडिकल डॉक्टर की हम बात करें तो कंसल्टेंसी रिक्वायर होती है, और आफ्टर 6 मंथ की बात करें अगर एमटीपी करवानी है तो कितने? 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट, स्तनपान अनातर्व, यह आपको ध्यान रखना है। इंग्लिश में कहते हैं इसको लैक्टेशनल एमेनोरिया। क्या कहते हैं? लैक्टेशनल एनोमेरिया आफ्टर द प्रेगनेंसी।
ठीक है। आफ्टर द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी की बात करें यानी पार्चुरिशन, क्या कह सकते हो आप, पार्चुरिशन, प्रसव, प्रसव के बाद जो है मादा फीमेल जो है वो क्या करती है, मिल्क फीडिंग करती है। क्या करती है, मिल्क फीडिंग, यानी डेवलपिंग बेबी को हम बात करें तो क्या करती है, दुग्ध पान करती है। क्या करती है, दुग्ध पान। क्लियर। तो मिल्क फॉर्मेशन के लिए, किसके लिए, मिल्क फॉर्मेशन के लिए, किसके लिए, मिल्क फॉर्मेशन की बात करें तो इसके लिए एक हार्मोन बॉडी में फीमेल की क्या होता है, रिलीज होता है, जिसका नाम क्या है, प्रोलैक्टिन। क्या नाम है, प्रोलैक्टिन। क्या आपको ध्यान रखना है, मिल्क फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल हार्मोन कौन है, प्रोलैक्टिन। और मिल्क सिक्रेशन के लिए हार्मोन कौन है, मिल्क सिक्रेशन की बात करें तो ऑक्सीटोसिन। कौन है, ऑक्सीटोसिन। इनका सिक्रेशन जो है फीमेल बॉडी में क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। तो प्रोलैक्टिन के प्रभाव के कारण हम बात करें तो एस्ट्रोजन, इसका एस्ट्रोजन, इसका लेवल क्या हो जाता है, गिर जाता है, जिसके कारण क्या होता है, फॉलिकल डेवलप नहीं होती। क्या नहीं होती, फॉलिकल। और फॉलिकल डेवलप नहीं होगी तो क्या नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, क्या होगा, निषेचन। क्लियर यहाँ तक। तो क्या दे रखा है आपके, बात करें तो स्तनपान अनातर्व, तो लगभग लगभग इसकी जो टाइम पीरियड अवधि मानी गई है कि एक महिला जो है आफ्टर प्रेगनेंसी या पार्चुरिशन कितने महीने तक, लगभग लगभग प्रोलैक्टिन का जो लेवल है वो कितने महीने तक मादा में बड़ा होता है। तो ये आपको याद रखना है 6 मंथ। कितना है, 6 मंथ। ये रहा ऑप्शन, क्या है, 6 महीने। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट, वर्तमान समय में भारत में गर्भ निरोधक की सर्वाधिक मान्य विधि है, कौन सी है, ट्यूब, एक मिनट, अंतःगर्भाशयी युक्तियां। कौन सी है, अंतःगर्भाशयी, इंटा इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेज। आईयूडी, जिनको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या कहते हैं, आईयूडी। क्लियर। अंतःगर्भाशयी युक्तियां जो है वो प्रेगनेंसी को, या हम बात करें गर्भ निरोधक, प्रेगनेंसी रोकने में क्या होती है, रेस्पॉन्सिबल होती है। तो सबसे ज्यादा यूज जो की जाती है वो कौन है, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेज। सेकंड नंबर पे कौन है, ट्यूबेक्टोमी। क्या है, ट्यूबेक्टोमी। और ट्यूबेक्टोमी की हम बात करें, पहले भी बात कर चुके हैं, क्या होता है, मेल, मेल में हम क्या करते हैं, किसको, वास डिफरेंशिया, इसको वास डिफरेंशिया को क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। और कट करके उसको क्या कर देते हैं, टाई अप कर देते हैं, बांध दिया जाता है। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट हम बात करें अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किन गर्भ निरोधक तरीकों में हार्मोन भूमिका अदा करते हैं। तो देखो, पिल्स, इमरजेंसी पिल्स, ठीक है, और रोग विधियां। दूसरा है स्तनपान अनातर, पूरी प्रोसेस जो है वो कौन करता है, हार्मोन कंट्रोल करते हैं। कौन करता है, हार्मोन कंट्रोल। दूसरा क्या है, पिल्स, आपातकालीन गर्भ निरोधक। फिर है रोग रोध विधियां, स्तनपान अनातर और गोलियां। और फिर है कॉपर टी, गोलियां आपातकालीन। तो आपको ये ध्यान रखना है, पिल्स, इनमें भी आपकी हार्मोन्स पिल्स आती है। कौन सी आती है, हार्मोन्स पिल्स, ठीक है। और दो है ये, इसका क्या है, इमरजेंसी पिल, इसमें भी आपकी क्या आती है, हार्मोन आता है। इसका क्या होते हैं, इमरजेंसी पिल्स में भी हार्मोन्स का कॉम्बिनेशन होता है। तो ऐसी कौन सी हम बात करें, क्या दे रखे, गर्भ निरोधक टेक्निक्स हैं जिनमें मोस्टली सबसे ज्यादा कौन यूज हो रहे हैं, हार्मोन। तो वो कौन सा ऑप्शन है, वह जो दंपति बच्चे के इच्छुक हैं उनके लिए संतान प्राप्त करने का सर्वोत्तम उपाय है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ये सारे ही उपाय जो हैं वो क्या है, संतान प्राप्ति के। टेस्ट ट्यूब बेबी, इसकी बात करें तो, ठीक है, गोद लेकर पात्रे, ये तीन जो हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ये हो गया आपका क्या, आईवीएफ, और ये टेस्ट ट्यूब, तीनों जो है वो मेडिकल है, ठीक है, चिकित्सीय हम बात करें टेक्निक से रिलेटेड है। लेकिन ये जो है बिना किसी के हम बात करें तो क्या ले सकते हैं, अडोप्टेशन कर लें तो उससे भी क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सबसे अच्छी विधि है, सर्वोत्तम उपाय है कि गोद लेकर या अडोप्टेशन करके हम क्या कर सकते हैं, जो निसंतान है जिसकी हम बात करें
प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो उस कंडीशन में वो क्या कर सकते हैं, गोद लेकर सीधे डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, कुछ फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट करके डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, संतान प्राप्त कर सकते हैं। बाकी ये सारी जो है ये क्या है, आपकी मेडिकल से रिलेटेड प्रोसेसेज है। नेक्स्ट हम बात करें अगली, यौन संचारित रोग। सबसे पहले तो इसकी बात करते हैं। देखो, एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, दूसरा नाम बीडी, वेनेरियल डिजीज, दूसरा क्या कहते हैं इनको, वेनेरियल डिजीज, तीसरा आरटीआई, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो ये तीनों नाम याद रखना, एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, ठीक है। सेक्सुअल यानी ऐसे रोग या ऐसी डिजीज जो आपके क्या होते हैं, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, हम बात करें सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की के थ्रू क्या होती है, वन पर्सन टू अनदर क्या होती है, स्प्रेड होती है, फैलती है, वो क्या कहलाती है, सारी की सारी यौन संचारित रोग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, यौन संचारित रोग कहलाते हैं। कौन कौन से हैं, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हम बात करें सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू क्या होते हैं, स्प्रेड, तो सुजाक यानी सिफिलिस, मलेरिया, ये इसका ऑप्शन नहीं है, गलत है यहाँ। दूसरा देखो एड्स, मलेरिया, मलेरिया आते ही गलत है, ठीक है। कैंसर, ये गलत है। फिर दे रखा है सुजाक, गोनेरिया, सिफिलस और जनिक परिसर्प, जेनाइटल हर्पिस जिसको हम कहते हैं, क्लियर। तो ये तीनों जो है आपकी क्या है, सुजाक, ठीक है, गोनेरिया, सिफिलस और जेनाइटल हर्पिस, ये तीनों जो है वो कौन से हैं, कॉम्बिनेशन किसका है, एसटीडी का। नेक्स्ट है जो पात्र निषेचन, पात्रे का मतलब लेबोरेटरी में आपने क्या करना है, लेबोरेटरी में क्या करना है आपको, फर्टिलाइजेशन, क्या करना है, फर्टिलाइजेशन। किस तरीके की कंडीशन लेकर, यूट्रस, आपके हम बात करें फेलोपियन ट्यूब में जो कंडीशंस होती हैं उस तरीके की कंडीशंस बना के आपने कहाँ किया, लेबोरेटरी, यानी बॉडी से बाहर, आउट ऑफ बॉडी, शरीर से बाहर आपने क्या किया, निषेचन किया, तो इसको क्या कहते हैं, पात्र निषेचन। अब इसमें हम बात करें तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बनेगा, जाइगोट, और जाइगोट में क्या होंगे, डिवीजन, डिवीजन होगा तो इनको हम क्या कहते हैं, क्लीवेज, विदलन कहते हैं। और ये विदलन के फलस्वरूप आपकी क्या बनेगा, सबसे पहले मोरूला, और मोरूला कौन सी स्टेज है, 16 सेल स्टेज, कौन सी है, 16 सेल स्टेज, 16 कोशिकीय अवस्था से अधिक कोरक खंडों वाले भ्रूण को स्थानांतरित कर दिया जाता है। कहां कर दिया जाता है, तो 16 कोशिकीय अगर होगा तो ये आपको ध्यान रखना है, कहां करेंगे, फेलोपियन ट्यूब, कहां करेंगे, फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। और इससे ज्यादा यानी हम बात करें 8 से 16 की कंडीशन होगी, 8 टू 16 सेल स्टेज, कहां करेंगे, फेलोपियन ट्यूब। और अगर इससे ज्यादा की कंडीशन है तो कहां करेंगे, यूट्रस, गर्भाशय में, कहां करेंगे, गर्भाशय, ऑप्शन क्या रहेगा, स। नेक्स्ट हम बात करें सहेली है, सहेली एक क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, जो हम क्या करते हैं, 7 दिन में एक बार ली जाती है। कब ली जाती है, 7 दिन में एक बार ली जाती है। बनाने वाला कौन था, CDRI, कौन था इसको बनाने वाला, CDRI, कहाँ है, लखनऊ, कहाँ है, लखनऊ, ये ध्यान रखना है आपको। पूरा नाम क्या है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या कॉम्बिनेशन होता है, सेंट क्रोमीन होता है, क्या होता है इसमें, सेंट क्रोमीन, ये आपको ध्यान रखना है। जो एक तरीके का क्या है, एंटी एस्ट्रोजन है, क्या है, एंटी एस्ट्रोजन, ये आपको ध्यान रखना है। एंटी एस्ट्रोजन जो क्या करेगा, एस्ट्रोजन के सिक्रेशन को क्या करेगा, डाउन करेगा, क्लियर है यहाँ तक। तो सही लिए महिलाओं के लिए मुख्य गर्भ निरोधक, महिलाओं के लिए बंधकरण की शल्य चिकित्सा, नर में बंधकरण ये भी नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं है। महिलाओं के लिए अंतर्गर्भाशय युक्ति ये भी नहीं है, पहला ऑप्शन है, क्या है, पहला ऑप्शन। एक और चीज इसके रिगार्डिंग कैसी है, 1 वीक पिल है, ये ध्यान रखना है, 1 वीक पिल, एक सप्ताह में एक बार ली जाती है, यानी 7 दिन में एक बार लेने वाली गोली कौन सी है, सहेली, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट आगे चले, अगला क्या है, MTP, MTP का पूरा नाम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, चिकित्सीय सगर्भता समापन को कितने सप्ताह तक सुरक्षित माना जाता है, तो पहले 3 मंथ अपन बात करें सबसे सुरक्षित होती है, तो 3 महीने में कितने सप्ताह हो गए, लगभग लगभग आपके 12 सप्ताह, कितने हो गए, 12 सप्ताह, क्लियर यहाँ तक। तो सबसे सुरक्षित 12 महीने, 12 सप्ताह, 12 वीक, 12 वीक,
ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करें, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो गया, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो 6 मंथ के भीतर भी, लेकिन वो रेयर कंडीशन है। इसके बाद सारी चीजें जो हम बात करें लास्ट के 3 मंथ जो होते हैं उनमें हम बात करें एमटीपी नहीं होती है लास्ट 3 मंथ्स में, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट कॉपर टी का कार्य है, तो कॉपर टी क्या कहती है, देखो क्या है, कॉपर टी एक क्या है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस है। इंट्रा यूट्राइन डिवाइस यानी अंत गर्भाशय युक्ति। क्या है, अंत गर्भाशयी युक्ति यानी ऐसी युक्तियां जिन्हें हम कहाँ एस्टेब्लिश कर देते हैं, यूट्रस में। कहाँ कर देते हैं, यूट्रस में, ठीक है। यूट्रस में अंत स्थापित करने के बाद अगर ये ध्यान भी रखना है आपको कि यूट्रस में अगर कोई फॉरेन पार्टिकल अगर आपके एस्टेब्लिश कर दिया या छोड़ दिया या उसमें लगा दिया, तो ये ध्यान रखना इम्प्लांटेशन नहीं होता है। क्या नहीं होता है, इम्प्लांटेशन की प्रोसेस यानी रोपड़ की क्रिया क्या हो जाती है, रुक जाती है। यानी यूट्रस ये जो है वो फॉरेन पार्टिकल की प्रेजेंस की वजह से क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने अंदर क्या नहीं कर पाता, इम्प्लांट नहीं कर पाता। इसीलिए हम किसका यूज करते हैं इम्प्लांटेशन को रोकने के लिए, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेज। उन्हीं में से एक जो पढ़ रहे हो आप कौन है, कॉपर टी, जो इस तरीके का टी लाइक कॉपर से बना क्या होता है, डिवाइस होता है, जिसे हम क्या करते हैं थ्रू द वेजिना, वेजाइना के थ्रू कहाँ एस्टेब्लिश कर देते हैं, कहाँ लगा देते हैं, यूट्रस। कहाँ लगा देते हैं, यूट्रस में। और यूट्रस में ये क्या करता है, कॉपर आयन रिलीज करता है। क्या करता है, कॉपर आयन रिलीज करता है। और कॉपर आयन जो है वो क्या करते हैं, स्पर्म के हम बात करें तो स्पर्म से क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। अटैच होकर क्या करते हैं, उसकी मोबिलिटी, मोबिलिटी यानी गतिशीलता, किसकी बात करें, गतिशीलता की बात करें, ठीक है, उस गतिशीलता को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। गतिशीलता को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो दो चीजें हो जाती है, ठीक है, प्रॉपर्टी का कार्य है ठीक है, और मोबिलिटी कम होगी तो क्या नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। क्या नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, निषेचन नहीं होगा। तो आंसर क्या है इसका, ब होगा। परगनली शिशु उत्पन्न करने के लिए भ्रूण को कौन सी, आगे बात करें, अवस्था में स्त्री के शरीर में रोपित किया जाता है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, या तो 16 कोशिकीय 16 सेल स्टेज या मोर देन 16 सेल स्टेज, ठीक है। तो 16 कोशिकीय अवस्था से अगली स्टेज कौन सी आती है, 32 सेल स्टेज। तो हमें इसी स्थिति में हमें क्या करना पड़ेगा, इम्प्लांट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रोपित करना पड़ेगा, फीमेल की बॉडी में उसको डालना पड़ेगा। क्लियर यहाँ तक। फिर आ जाओ आपके शॉर्ट क्वेश्चन। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, पूरा नाम क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये आपको ध्यान रखना है, इसने एक अपनी स्टेटमेंट दी हुई है किसको लेकर, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर। तो वो आपकी क्या है, ठीक है। तो देखो WHO के अकॉर्डिंग टू WHO, ठीक है, का मीन्स क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मीन्स क्या है, अर्थ क्या है, जनन के सभी पहलू कौन कौन से, बॉडी से रिलेटेड। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा, फिजिकल, सामाजिक, भावनात्मक, इमोशनल, बिहेवियरल यानी व्यवहारात्मक, और सोशल, ये 4 पक्ष होते हैं जिनके रिगार्डिंग हम बात करें। अगर कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से कमजोर है या शारीरिक रूप से कोई रोग है शरीर में, तो वो क्या नहीं कर पाएगा, प्रॉपर रूप से जनन की क्रिया या रिप्रोडक्शन को कंप्लीट नहीं। भावनात्मक, इमोशनली, क्योंकि हम बात करें जनन जो है, रिप्रोडक्शन जो है एक हार्मोनल एक्टिविटी है, तो बॉडी में हार्मोन्स का सिक्रेशन जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। व्यवहारात्मक, आपके हम बात करें कि किसी के भी साथ आप रिप्रोडक्टिव यानी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट आप कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आपका एक दूसरे के साथ बिहेवियर जो है, व्यवहार अगर सही नहीं है, तो उस कंडीशन में भी आप क्या होंगे, इफेक्टिव होंगे, ठीक है। व्यवहारात्मक और सामाजिक, सोशल, ठीक है, इन सब चीजों की हम बात करें तो ये चारों पहलू, अगर चारों पॉइंट आपके बॉडी के सही हैं, ठीक है, आप चारों रूप से क्या है, स्वस्थ हैं, तो उस कंडीशन में हम बात करें तो WHO के अनुसार आपका जो है जनन स्वास्थ्य क्या है, वो क्या कहलाता है, इन चारों पहलुओं को मिलाकर कंबाइनली हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहते हैं। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है, सहेली नामक, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने बात की थी,
सहेली नामक गर्भ निरोधक की खोज किस संस्थान CDRI कहाँ है? लखनऊ में। अभी थोड़ी देर पे केंद्रीय औसत अनुसंधान संस्थान सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। एक आदर्श गर्भ निरोधक की दो विशेषताएं कि यानी आपकी जो हम बात करें सेक्सुअल जो है सेक्सुअल एक्साइटमेंट, ठीक है, और आपकी मैटिंग उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का क्या नहीं करे, बैरियर जनरेट नहीं करे, बाधक नहीं बने, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करे और आसानी से क्या हो जाए, उपलब्ध हो जाए, आसानी से इजी क्या हो, अवेलेबल हो, क्या हो, इजी अवेलेबल हो। तो उस कंडीशन को हम तो ये एक आदर्श आइडियल हम बात करें कॉन्ट्रासेप्टिव की क्या है, क्या है, दो स्पेशलाइजेशन। तो एक तो हम बात करें कि आपके किसी भी तरीके का बैरियर या किसी भी तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट ना करे और इजी क्या हो जाए, अवेलेबल हो जाए। क्लियर यहाँ तक? लो कॉस्ट होना चाहिए, इसके रिगार्डिंग और भी हम बात कर सकते हैं, ठीक है, और इफेक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मान लो अपन ने कंडोम यूज किया और कंडोम जो है वो ड्यूरिंग द मैटिंग क्या हो गया, ब्रस्ट हो गया, और आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करना चाहते थे, उस कंडीशन में भी आपकी क्या हो गई, प्रेगनेंसी कंसीव हो गई। तो ठीक है, तो इस तरीके के इजी अवेलेबल होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, ठीक है, प्रभावी होना चाहिए, ठीक है, आसानी से अवेलेबल होना चाहिए, और इसके अलावा हम बात करें तो किसी भी तरीके का बैरियर या प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला नहीं होना चाहिए। क्लियर यहां तक? नेक्स्ट हम बात करें प्राकृतिक गर्भ निरोधक विधियों के नाम लिखो, ठीक है, प्राकृतिक हम बात करें नेचुरल, ठीक है, कौन कौन सा है, आवधिक संयम, आवधिक संयम। तो आपको पता है कि एमसी साइकिल जो है टाइम पीरियड कितना होता है, 28 दिन, कितना होता है, 28। इसमें ओवुलेशन कब होगा, अंडोत्सर्ग कब होगा, ठीक 14वें दिन होगा, कब होगा, 14वें दिन होगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है 3 दिन इससे पहले और 3 दिन इसके बाद, तो लगभग लगभग हम बात करें 11 से 17, तो हम बात करें 10, एक और दिन ले लो, 10 से 18 या 10 से 17 दिन का जो टाइम पीरियड है, वो आप अगर इस टाइम पीरियड में, टाइम ड्यूरेशन में अगर मैटिंग नहीं करते हैं तो आप किसी भी तरीके के, या बात करें प्रेगनेंसी कंसीव करने से क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। क्लियर यहाँ तक? इससे बाद में, इससे पहले हम बात करें तो आप मैटिंग कर सकते हैं, वो क्या होता है, सेफ पीरियड होता है। ये कौन सा होता है, अनसेफ पीरियड, ठीक है। आवधिक संयम की हम बात करें तो पीरियोडिक ऑब्स्टिसेंस कह सकते हो आप। दूसरा है, ठीक है, विड्रॉल मेथड, बाह्य स्खलन। आपने कहा भाई ड्यूरिंग द मैटिंग आपने क्या किया, सीमन को कहाँ रिलीज कर दिया, आउट ऑफ बॉडी, या फीमेल वेजाइना की हम बात करें, पेनिस को जब आपका इजिकुलेशन होने वाला है, ठीक है, स्खलन होने वाला है, तो उससे पहले आप क्या करते हो, पेनिस को बाहर निकाल कर कहाँ कर देते हो, बॉडी से, मादा के हम बात करें फीमेल की बॉडी से बाहर अगर सीमन को इजिकुलेट करते हो तो वो क्या कहलाता है भाई, क्योंकि स्पर्म बॉडी में जाएंगे नहीं तो फर्टिलाइजेशन होगा नहीं। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट हम बात करें तो अगला जो पॉइंट दे रखा है, स्तनपान, अनातर, लैक्टेशनल एमेनोरिया। इस टाइम पीरियड में मैंने बताया था कि रिलैक्सिन का, वो सॉरी, प्रोलैक्टिन का लेवल जो है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसकी वजह से एस्ट्रोजन का लेवल क्या होता है, कम होता है। लगभग 6 महीने तक हम बात करें तो बॉडी में जो है ये मैक्सिमम माना गया है, कभी भी हो सकता है, ठीक है। ये मैक्सिमम कितने मंथ माना गया है, 6 महीने। ये 4 से 5 महीने की भी कहानी हो सकती है, क्योंकि बॉडी जो है वो ये जो प्रोसेस है ये किसके थ्रू कंट्रोल होती है, हार्मोन्स के थ्रू कंट्रोल होती है। किसके थ्रू, हार्मोन्स के थ्रू कंट्रोल होती है। क्लियर यहाँ तक? लेकिन मैक्सिमम कितना माना गया है, 6 महीने। नेक्स्ट आ जाओ, रोध या बैरियर गर्भ निरोधक विधियों के नाम लिखिए। कौन कौन सी ऐसी विधियां हैं जो गर्भ निरोधक यानी आपकी प्रेगनेंसी या हम बात करें फ्यूजन ऑफ गैमेट्स को रोकने का काम करती हैं, ठीक है, किसी भी तरीके के। तो हम बात करें ऐसी, देखो इस विधि से, ठीक है, अंडाणु और शुक्राणु यानी फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, हम फिजिकल रूप से क्या कर रहे हैं, दोनों के यानी स्पर्म और ओवम का अगर क्या हो गया, फ्यूजन हो गया, संलयन हो गया, तो क्या हो जाएगा, निषेचन, फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है। तो उसको आप रोक दो, ठीक है, क्या कर दो, रोक दो। फिजिकल किसी भी इक्विपमेंट, फिजिकल बात करें तो मिलने से रोका जाता है। इसमें कौन आते हैं, कंडोम, डायफ्राम, गर्भाशय, ग्रीवा टोपी और वॉल्ट। क्लियर है यहाँ तक? तो ये कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिनके थ्रू आप क्या कर सकते हो, जिनके थ्रू आप क्या कर सकते हो, इनके फ्यूजन को रोक सकते हो। स्पर्म और ओवम, अंत गर्भाशय युक्तियां, आईयूडी क्या है, ऐसी युक्तियां मैंने बताया था जिनको कहां से, वेजाइना थ्रू, या हम बात करें बर्थ कैनाल या वेजाइना के थ्रू कहाँ डाल दिए जाते हैं, यूट्रस में। और मैंने बताया था कि यूट्रस में अगर कोई फॉरेनल पार्टिकल या फॉरेनर बॉडी अगर प्रेजेंट है तो वो इम्प्लांटेशन करने से क्या कर देता है, मना कर देता है। इसीलिए क्या नहीं होता, इम्प्लांटेशन की यानी रोपण की क्रिया पूर्ण नहीं होती। कौन सी है, औषधि रहित आईयूडी, लिपेस लूप, जो किसी भी तरीके के मेडिसिन फ्री होती है। दूसरा है तामा मोचक, कॉपर टी हम जिसको बात करें, या कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, जैसे कॉपर टी आ गया, कॉपर 7 आ गया, मल्टी लोडेड 375 आ गया। क्लियर यहाँ तक? इसके अलावा और बात करें, ठीक है, हार्मोन मोचक होती है जिनमें प्रोजेस्टा थर्ट होती है, LNG 20 होती है। क्लियर यहाँ तक? जिनसे मोस्टली किसका सिक्रेशन होता है, प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन होता है।
अंतर्गर्भाशय युक्तियां कॉपर टी किस प्रकार गर्भ निरोधन करती है? तो देखो कॉपर टी अपन बात की थी थोड़ी देर, गर्भाशय में कॉपर आयन क्या करती है, रिलीज करती है, जो आयन शुक्राणु की गतिशीलता और निषेचन क्षमता को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। क्या कर देते हैं, मोबिलिटी की हम बात करें और उनकी फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। इसीलिए ठीक है, कॉपर टी का हम क्या कर देते हैं, उपयोग करते हैं, देर यहाँ तक यूज करते हैं। जो औरतें गर्भावस्था में देरी है बच्चों को जन्म देने के अंतराल में चाहती हैं, उनके लिए कौन सी युक्ति आदर्श होती है, आईयूडी। आईयूडी की हम बात करें तो आईयूडी का उपयोग करके आप दो बच्चों के बीच में या टू बेबीज के बीच में आप क्या कर सकते हो, टाइम पीरियड को इंक्रीज कर सकते हो। किसको इंक्रीज कर सकते हो, टाइम पीरियड को। मान लो आपने एक बच्चा हो गया और उसके बाद चाहते हैं कि अभी बच्चा नहीं चाहते, ठीक है, तो और ये वैसे बात करें तो हम बात करें कि मेडिकल टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग भी हम बात करें तो लगभग लगभग दो बच्चों के बीच में लगभग कितने, 3 साल का गैप तो होना ही चाहिए, जिससे एक फीमेल को रिकवरी करने में क्या हो जाता है, टाइम पीरियड मिल जाता है। क्लियर। तो उस कंडीशन से हम बात करें तो आईयूडी का उपयोग करके आप क्या कर सकते हो, दो बच्चों के बीच में जो है या दो बेबीज के बीच में आप टाइम पीरियड को क्या कर सकते हो, डिफरेंस को क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। गर्भ निरोध की शल्य क्रिया की विधियां कौन कौन सी होती हैं? तो शल्य क्रिया की हम बात करें, ऑपरेशन दो होती है, बंदकरण भी कहते हैं, ये दो प्रकार की होती है। एक तो कौन सी होती है, वैसेक्टोमी होती है जो मेल में होती है, और दूसरी कौन सी होती है, ट्यूबेक्टोमी होती है जो फीमेल में होती है। किस में होती है, फीमेल में। दोनों की बात करें, दोनों की बात करें तो ये देखो वैसेक्टोमी में हम क्या करते हैं, जो वास्ट डिफरेंशिया है इसको क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं, और कट कर कर उसको बांध देते हैं, जिससे आपके सीमन तो रिलीज होता है, सीमन का सिक्रेशन तो होता है, लेकिन उसमें क्या नहीं होते, स्पर्म नहीं होते। क्या नहीं होते, स्पर्म नहीं होते। क्लियर यहाँ तक, ये ध्यान रखना है। दूसरा है ट्यूबेक्टोमी, इसमें किसको कट कर दिया जाता है, अंडवाहिनी फैलोपियन ट्यूब को कट किया और कट करके क्या कर दिया जाता है, ये ध्यान रखना, बांध दिया जाता है। क्लियर। इसमें वही बात करें तो ओवम नहीं होता। क्लियर। किसका फॉर्मेशन, ओवम बनता तो है लेकिन वो कहाँ नहीं आता, फैलोपियन ट्यूब में नहीं आ पाता। क्लियर यहाँ तक, ये ध्यान रखना है। वैसेक्टोमी जो है वो इजी प्रोसेस है, और जबकि ट्यूबेक्टोमी की हम बात करें तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। क्लियर यहाँ तक, ये थोड़ा ध्यान रखना है। गर्भ निरोधक के दुष्प्रभाव के बारे में लिखिए, तो इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। हम बात करें तो कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज करते हैं या पिल्स लेते हैं तो उनके कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे मितली आना, ठीक है, स्टोमक पेन होता है, ब्लीडिंग एबनॉर्मल हो जाती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल एबनॉर्मल हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके की कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, इसके कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट हम बात करें एमटीपी क्या है, इसकी बात करें तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम की दृष्टि से, थोड़ा याद करना। देखो गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले, ठीक है, आपकी प्रेगनेंसी पूर्ण यानी बेबी का फुली डेवलपमेंट होने से पहले आपने क्या कर दिया उसको, ठीक है, स्वैच्छिक रूप से गर्भ को क्या कर दिया, टर्मिनेट कर दिया। गर्भ को क्या कर दिया, फीटस को क्या कर दिया आपने, रिमूव कर दिया, बॉडी से क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। या प्रेरित गर्भपात या चिकित्सीय सहगर्भता समापन, ठीक है, या मेडिकल की बात करें या किसी पिल्स का यूज करके आपने उसको क्या कर दिया, टर्मिनेट कर दिया, बॉडी से निकाल दिया। इसी को हम क्या कहते हैं, एमटीपी कहते हैं। क्या कहते हैं, एमटीपी। सहगर्भता के 12 सप्ताह तक की अवधि में करवाए जाने वाला सहगर्भता समापन क्या होता है, सुरक्षित होता है। तो ये कुछ ही कंडीशन है, अगर हम बात करें तो उन कंडीशंस में एमटीपी करवा सकते हैं। मान लो बच्चे की जान को, बेबी की जान को क्या है, खतरा है, ठीक है, या बेबी की बात करें तो बेबी के कारण मदर की जान को क्या है, खतरा है। या फिर किसी रेप केस, कम उम्र की हम बात करें तो छोटी एज में, ठीक है, स्मॉल एज में क्या हो गया, रेप हो गया, और रेप के कारण क्या होगी, प्रेगनेंसी कंसीव कर ली, उस कंडीशन में भी हम बात करें। क्लियर यहाँ तक। तो कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं जिनके थ्रू हम बात करें तो उन कंडीशंस में हम क्या करवा सकते हैं, एमटीपी करवा सकते हैं। क्लियर। और एमटीपी का मतलब क्या है कि फुली डेवलप बेबी को आपने क्या किया, ठीक है, या हम बात करें डेवलपमेंट होने पर या फिर यूट्रस से उसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, ठीक है। यानी बेबी का हम बात करें डेवलपमेंट होने से पहले जानबूझकर स्वैच्छिक हम बात कर सकते हैं, या इंड्यूज क्या कह सकते हो आप, अबॉर्शन कह सकते हो। क्या कह सकते हो इसको कॉमन लैंग्वेज में, अबॉर्शन कह सकते हैं। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट हम बात करें तो देखो यौन संचारित रोग किन्हें कहते हैं, ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले अपन ने बात की थी। क्या होते हैं यौन संचारित रोग, ठीक है, ऐसे रोग जो क्या करते हैं, मैथुन क्रिया द्वारा संचारित होते हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, ठीक है। तो ये मोस्टली उनमें प्रेजेंट होता है कि मान लो किसी मेल या किसी फीमेल के मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं, आज इसके साथ मैटिंग, आज उसके साथ मैटिंग। क्लियर। तो वो अलग अलग पर्सन के साथ अगर बात करें विदाउट किसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की हम बात करें या किसी भी
डिवाइस की कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज करे बिना क्या करते हो, एक दूसरे के साथ क्या करते हो, सेक्सुअल रिलेशनशिप रखते हैं, तो उन कंडीशंस में हम बात करें तो कौन सी डिजीज के चांसेस बढ़ जाते हैं, एसटीडी के। किसके बढ़ जाते हैं, एसटीडी के। ये जो हम बात करें मैटिंग के थ्रू यानी सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के थ्रू वन पर्सन टू अनदर क्या होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं, वो सारे डिजीज क्या कहलाती है, एसटीडी कहलाती है। ठीक है, इन्हें रतिरोग यानी वेनेरियल डिजीज या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन आरटीआई भी कहते हैं। ये ध्यान रखना, आपको मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले। यौन संचारित रोग के उदाहरण लिखो, कौन कौन से हैं जो होते हैं, सुजाक, गोनेरिया, सिफिलस, हर्पिस, जन्निक हर्पिस, जेनाइटल हर्पिस, क्लेमाइडियोसिस, ट्राइकोमोनियासिस, लैंगिक या हम बात करें जेनाइटल वार्ड्स कह सकते हो। ठीक है, और हेपेटाइटिस बी। ठीक है, और एचआईवी। ये मेनली जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, इनके नाम याद रखना। ठीक है, और इनके हम बात करें तो इनके जो बैक्टीरियल है, कुछ बैक्टीरियल होते हैं, कुछ वायरल होते हैं। ठीक है, और कुछ बात करें तो जेनेटिक रिलेटेड, और कुछ फंगल होते हैं। क्लियर यहाँ तक? तो कोशिश करना इनके अगर आपको कौन मिल जाए, पैथोजेंस के नाम भी याद करना, कौन से किसके कारण होता है। क्लियर? यौन संचारित रोगों के बचाव के दो उपाय, तो किसी भी अनजान अननोन पर्सन के साथ क्या नहीं करें, सेक्सुअल कांटेक्ट ना बनाएं। और हमेशा अगर किसी के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट बना रहे हैं तो हमेशा क्या करें, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज करें। क्लियर? जैसे लाइक कंडोम, किसका यूज करें, कंडोम का। क्लियर यहाँ तक? जिससे आप क्या होंगे, इस तरीके के डिजीज या इस तरीके की परेशानियां, इस तरीके के रोगों से आप क्या कर सकते हो, डिजीज से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो। क्लियर यहाँ तक? और सबसे बेस्ट होता है कंडोम, ये ध्यान रखना कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में। क्लियर? जो आपको प्रोटेक्ट करेगा किससे, एसटीडी से। नेक्स्ट बात करें स्टेरिलिटी क्या होते हैं, तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। टाइम पीरियड लगभग लगभग हम बात करें, कोई कपल है और लगभग हम बात करें शादी को 6 महीने हुए, और 6 महीने बाद कह रहा है कि वो चाहते हैं कि दोनों एक दूसरे की हम बात करें राजी से एक दूसरे क्या चाहते हैं कि हम बच्चा चाहते हैं, प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं, लेकिन हो नहीं रहे, तो इसको आप स्टेरिलिटी नहीं कह सकते। लगभग टाइम पीरियड कितना होना चाहिए कि कोई कपल है और 2 साल से लगातार प्रयास कर रहा है, ठीक है, लेकिन उसको क्या नहीं मिल रही है, सफलता नहीं मिल रही है, सक्सेस नहीं हो पा रहा, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहा है, तो उस कंडीशन को हम क्या कह सकते हैं, वो किस कैटेगरी में आता है, स्टेरिलिटी। तो 2 वर्ष तक मुक्त या असुरक्षित सहवास के बावजूद, ठीक है, आप प्रॉपर मैटिंग कर रहे हैं लेकिन उसमें गर्भ धारण यानी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, स्टेरिलिटी, बंध्यता कहते हैं। ठीक है, कोई भी हो सकता है इसके रीजन, फिजिकल भी हो सकता है, ठीक है, आपका बर्थ बर्थ से भी हो सकता है, मेडिकल भी हो सकता है आपका, और हम बात करें तो कैसा हो सकता है, प्रोटेक्टिव भी हो सकता है। ठीक है, और साइकोलॉजिकल भी हो सकता है। क्लियर? बहुत सारे काम। ठीक है, आप मेंटली सही नहीं है, ठीक है, आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, आपके स्पर्म का अकाउंट लो है, आपके हम बात करें ओवम का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, या ओवम मैच्योर नहीं हो रहा है, ठीक है, ओवुलेशन नहीं हो रहा है, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। आपका न्यूट्रिशन इसका मेन रीजन हो सकता है कि आप प्रॉपर न्यूट्रिशन ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। क्लियर? तो उस कंडीशंस में भी हम बात करें तो क्या जनरेट हो सकती है, स्टेरिलिटी। आप लगातार बैठकर कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, स्ट्रेस हो सकता है इसका रीजन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है सहायक जनन प्रौद्योगिकी, आर्ट। आर्ट क्या है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं, तो देखो ऐसी विशेष तकनीक जो बंद दंपति जो स्टेराइल है, जो बच्चे पैदा नहीं कर पा रहा है या कंसीव नहीं कर पा रहा है, तो संतान उत्पन्न करने में जो सहायक होती है, हेल्पफुल होती है, ऐसी टेक्नोलॉजी टेक्निक जो आपकी हम बात करें कि कोई कपल जो है वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहा और किसी भी मेडिकल हेल्प के थ्रू क्या कर रहा हो, वो संतान जनरेट मतलब संतान डेवलप कर पा रहा हो या बेबी कंसीव कर पा रहा हो, तो वो सारी टेक्नोलॉजी जो है वो किस में आती है, आपके आर्ट्स में आती है। किस में आती है, आर्ट्स में। ठीक है, यानी कि सेम कई बार ऐसा भी होता है कि आपने सुना भी है कि किसी कपल के क्या नहीं हो रहे, बेबी नहीं हो रहे, तो कहाँ जाएंगे, कोई देवताओं को ढोकेगा, कोई क्या करेगा, झाड़ फूंक करवाएगा, कभी ये देवता की वो देवता की, लेकिन डॉक्टर्स क्या कहते हैं कि आपसे नहीं होता तो हमारे पास आओ, हम करके देंगे। तो उस कंडीशन में जो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं वो सारी की सारी क्या कहलाती है, आपकी आर्ट्स कहलाती हैं। जैसे आईवीएफ, जिफ्ट, गिफ्ट, ये आपने पढ़े हैं, ठीक है, आईयूटी, ठीक है, आईवीआई, ये सारी टेक्नोलॉजी जो है ये क्या है, एक स्टेराइल कपल को हम बात करें तो उसकी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उसको प्रेगनेंसी कंसीव करने में हेल्पफुल होते हैं। पात्र निषेचन, इट इज ए पार्ट ऑफ आर्ट, आईवीएफ
इन विवो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, आपने कहा, मैंने पहले भी बताया था कि आप क्या करते हो, जैसे बॉडी में जैसी सिचुएशंस है वैसी आर्टिफिशियल कंडीशंस आप बॉडी के बाहर लेबोरेटरी में डेवलप करते हैं और वहां पर आप गैमेट्स का क्या करते हैं, फ्यूजन करवाते हैं। ठीक है, मेल यानी स्पर्म और ओवम का क्या करवाते हैं, फ्यूजन करवाते हैं। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, पात्र यानी टेस्ट ट्यूब बेबी भी हम इसको नाम से हम क्या कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर यहाँ तक? देखो बॉडी के बाहर, ठीक है, हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल कंडीशन जनरेट करवाते हैं और उनमें क्या करवाते हैं, फर्टिलाइजेशन करवाते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, आईवीएफ कहते हैं। नेक्स्ट आ जाओ जिफ्ट। अभी ये भी आपका प्रोसेस किसका है, आर्ट्स का है। किसका है, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर, ये आपको ध्यान रखना है, फुल फॉर्म। क्लियर? आप क्या कर रहे हो, जाइगोट को कहाँ, देखो नाम से ही पता चल रहा है, जाइगोट, जाइगोट को आप कहाँ कर रहे हो, फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर रहे हो। कहाँ कर रहे हो, कहाँ? तो कौन सी सेल स्टेज होगी, 8 सेल स्टेज। ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। क्लियर? ये आफ्टर द फर्टिलाइजेशन जाइगोट में क्या होगा, क्लीवेज होगा। क्लीवेज होगा तो सेल्स बनेगी 2 2 2 4 4 2 8, 4 2 से 4 बनेगी, 4 से 8, 8 बनेगी। 8 सेल स्टेज जो है ब्लास्टोमियर, ठीक है, उसको हम कहाँ डाल देते हैं, फेलोपियन ट्यूब में। ट्रांसफर करने की जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है, जिफ्ट कहलाती है। क्या कहलाती है, जिफ्ट। ये उन लेडीज में हम बात करें, उन पर्सन में होता है कि ऐसी महिलाएं या ऐसे जो फर्टिलाइजेशन करने में क्या होती है, अनकैपेबल होती हैं, यानी जिनमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता लेकिन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो है वो क्या हो सकता है, कर सकती हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो फर्टिलाइजेशन हम कहाँ कराएंगे, बॉडी के बाहर, और फिर उसको कहाँ ट्रांसमिट कर देंगे, बॉडी के अंदर। तो उसी का एक प्रोसेस है कौन, जिफ्ट, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर का आपने यहाँ पहले कहाँ किया, फेलोपियन ट्यूब में, अब कहाँ कर रहे हो, यूट्रस में। कहाँ कर रहे हो, यूट्रस में। अब आपको यहाँ थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या होगा, 8 सेल स्टेज। ठीक है, 8 सेल स्टेज से मोर दें 8 सेल स्टेज से ज्यादा होने वाली, तो यानी 16 भी हो सकती है और 16 से 32 भी हो सकती है। क्लियर है यहाँ तक? तो इस विधि में 8 ब्लास्टोमियर से अधिक के भ्रूण को कहाँ डाल दिया जाता है, यूट्रस में। कहाँ डाल दिया जाता है, यूट्रस में डाल दिया जाता है। कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं हम, यूट्रस में। तो ये क्या कहलाती है आपकी, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर कहते हैं। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट गिफ्ट, ये इंपॉर्टेंट है, पूरा नाम गैमेट इंट्रा, ठीक है, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। क्लियर यहाँ तक? क्या है, गिफ्ट। अब कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं जिनमें ओवम का डेवलपमेंट नहीं होता। किसका डेवलपमेंट नहीं होता, ओवम का, यानी वो ओवम का फॉर्मेशन नहीं कर पाती हैं। क्लियर यहाँ तक? तो उन फीमेल्स में बाकी सारी चीज नॉर्मल है लेकिन वो क्या नहीं बना पा रही है, ओवम। और ओवम नहीं होगा तो फीमेल गैमेट नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन किसका होगा। क्लियर यहाँ तक? तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि किसी एक फीमेल से, ठीक है, किसी दूसरी फीमेल, यानी एक सहेली से किसी दूसरी, मान लो इसको क्या नहीं बन रहा, ओवम नहीं बना, तो ये अपनी सहेली से कहे कि भैया तू तेरा ओवम मुझे दे दे, गिफ्ट कर दे। क्या करते हैं, गिफ्ट। तो इसने अपना ओवम जो है वो किसको गिफ्ट कर दिया, इसको। फिर इसका जो मेल पार्टनर है वो इसके साथ क्या करेगा, मैटिंग करेगा, और मैटिंग करके क्या करेगा, स्पर्म रिलीज करेगा इसकी बॉडी में। क्या करेगा, स्पर्म, और क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन। तो इसकी प्रॉब्लम सॉल्व आउट। और इसने क्या कर दिया, अपना जो गैमीट है वो इसको क्या कर दिया, दे दिया। तो गैमीट का क्या कर दिया इसने, क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। कहां कर दिया, फेलोपियन ट्यूब, यानी गिफ्ट दे दिया। क्लियर यहां तक? तो ऐसी स्त्रियां जिनमें अंडाणु उत्पन्न नहीं होते, यानी ओवम का फॉर्मेशन नहीं होता, परंतु निषेचन और भ्रूण परिवर्तन के लिए क्या होती है, उपयुक्त वातावरण, यानी उनमें फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट भी हो सकता है। क्लियर यहां तक? तो उन स्त्रियों के लिए कौन सी टेक्निक यूज करते हैं हम, गिफ्ट करते हैं। क्लियर? इसमें हम बात करें तो किसी भी डोनर से हम क्या लेते हैं, उसका ओवम लेते हैं और उसकी ओवम को लेकर हम क्या कर देते हैं, कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं उसको, फेलोपियन ट्यूब में। गिफ्ट का पूरा नाम गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। क्लियर यहां तक? ये अपन ने अभी थोड़ी देर पहले बात ही की थी। ठीक है, ये रहा गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। कृत्रिम वीर्य, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन, ये आपको ध्यान रखना है बहुत ही। ये मोस्टली क्या होता है, इसके कब होता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इस कंडीशन में मान लो कोई मेल पार्टनर जो है वो लगातार कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, वर्किंग आवर्स से उसके जो हम बात करें, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा है, उस कंडीशंस में हम बात करें तो उसका क्या होता है, जो पेनिस है, ठीक है, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उसमें जो है इरेक्टाइल कैपेसिटी जो है उसकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इरेक्टाइल कैपेसिटी कम हो गई तो वो फीमेल की जो वेजाइना है उसमें डेप्थ में ना जाकर वो क्या कर देता है, स्पर्म पहले ही रिलीज कर देता है, जिसकी वजह से स्पर्म जो है वो कैन नॉट रीच टू द, कैन नॉट रीच टू द ओवम, और ओवम तक नहीं पहुंच पाते, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं होता। क्लियर है यहाँ तक? तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि भैया तेरे से नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, ला
तेरा सीमन मुझे दे, और हम सीमन को, उसके सीमन को लेकर क्या कर देते हैं, फीमेल की बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, फीमेल की बॉडी में इंजेक्ट। मोस्टली ये एनिमल्स एनिमल्स में बहुत ज्यादा देखी जाती है ये प्रोसेस, ये ध्यान रखना। क्लियर है तक? इस तकनीक में पति स्वस्थ दाता के शुक्राणु लेकर कृत्रिम रूप से स्त्री की योनि में या उसके गर्भाशय में क्या कर दिया जाता है, प्रविष्ट करवा दिया जाता है। क्लियर है तक? उसकी बॉडी में हम बात करें या तो वेजाइना में, भाई फीमेल मेल से हमने क्या ले लिया, स्पर्म ले लिया, और लेकर उन्होंने हमने क्या कर दिया, आर्टिफिशियली क्या कर दिया, इंसेमिनेट कर दिया, अंदर डाल दिया। तो अंदर दो जगह डाल सकते हैं, या तो वेजाइना में डाल सकते हैं या यूट्रस में। तो देखो आईवीआई इसी का पार्ट है, इंट्रावेजिनाइल इंसेमिनेशन, और आईयूआई इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। क्लियर है यहाँ तक? जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं, इसके प्रमुख कारण, जनसंख्या में लगातार होने वाली है, हम बात करें कंटिन्यूस वृद्धि को हम क्या कहते हैं, एक साथ बढ़ना, जल्दी से तेजी से बढ़ना, वो क्या कहलाता है, जनसंख्या विस्फोट। ठीक है, पॉपुलेशन ब्लास्ट। क्लियर यहाँ तक? क्या है, डेथ रेट, डेथ मरने वाले क्या हो गए, कम हो गए, और पैदा होने वाले क्या हो गए, ज्यादा। तो डेथ रेट का क्या होना, कम होना। मातृ मृत्यु दर एमएमआई, मदर मोर्टेलिटी रेट, और आईएमआर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन दोनों की क्या हो गई। ठीक है, ना तो शिशु मर रहा है ना ही मम्मी। ठीक है, तो जल्दी इनकी हम बात करें तो पहले ये हम बात करें तो क्या था, मेडिकल टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं थी, तो उसके कारण क्या होते थे, इनकी जो हम बात करें रेट क्या थी, ज़्यादा थी, तो उस कंडीशन में ये कम थी। बात क्लियर, ज्यादा थी, इस कंडीशन में जनसंख्या इतनी तेजी से नहीं बढ़ती थी। लेकिन आजकल हम क्या करते हैं, इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप होगी कि मरते मरते को भी हम क्या कर लेते हैं, बचा लेते हैं। तो इस कंडीशन में इनमें क्या आ गई, कमी, जिससे जन पॉपुलेशन क्या हो रही है, इंक्रीज। जनन आयु के लोगों की संख्या में वृद्धि, जो रिप्रोडक्टिव रूप से क्या है, एक्टिव है। ठीक है, तो ऐसे लोगों की हम बात करें, पॉपुलेशन क्या है, ज्यादा, तो जितने ज्यादा होंगे उतने ज्यादा पैदा करेंगे, पॉपुलेशन को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट हम बात करें जनसंख्या वृद्धि के कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से। तो पहला देखो, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करने के लिए हम क्या करें, मोटिवेट करें कि भैया ज़्यादा से ज़्यादा हम दो, हमारे दो के नारे पर जोर दिया जाए कि हम दो हैं तो हमारे भी कितनी होने चाहिए, दो ही होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? तो इस बात का ध्यान रखें थोड़ा सा। नेक्स्ट, इसके अलावा विवाह की आयु, ठीक है, कितनी है, 18, और मेल की कितनी है, 21। ठीक है, तो 18 और इसके बाद ही शादी करें, तो जितने लेट करेंगे उतने ज़्यादा क्या होंगे, बच्चे कम होंगे। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट हम बात करें डायफ्राम एवं वॉल्ट क्या है, इसका उपयोग किस प्रकार किया जाता है। तो डायफ्राम वॉल्ट रबड़ के किसके बने होते हैं, रबड़ से बने कॉन्ट्रासेप्टिव इक्विपमेंट होते हैं या डिवाइसेज होते हैं, जो हम बात करें कहाँ, फीमेल की बॉडी, ठीक है, रिप्रोडक्टिव पाथवे में हम क्या करते हैं, ठीक है, किससे पहले, मैटिंग से पहले, ठीक है, पॉपुलेशन से पहले क्या कर देते हैं, लगा दिए जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से जो स्पर्म है वो क्या नहीं कर पाता, एंटर नहीं हो पाता, कहाँ पे, यूट्रस में, या फैलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंच पाता। तो इनका उपयोग हम क्या करते हैं, स्पर्म को रोकने के लिए किया जाता है। क्लियर? और इनके ऊपर हम बात करें तो मोस्टली डायफ्राम या वॉल्ट, इसके ऊपर हम बात करें तो एक क्रीम स्पर्मिसाइड्स का भी यूज करते हैं, जो स्पर्म को डिस्ट्रॉय करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, जो मार्केट में किस नाम से, नोनॉक्सिनॉल, किस नाम से मिलती है, नोनॉक्सिनॉल के नाम से मिलती है। पिल्स क्या है, पिल्स मेडिकल हम बात करें तो गर्भ निरोधक के रूप में किस प्रकार कार्य करती है। तो कुछ मेडिसिन्स होती हैं जो आपकी क्या करते हैं, प्रेगनेंसी को कंसीव होने से रोकती है, जो मोस्टली हम बात करें किसका कॉम्बिनेशन होती है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन का कॉम्बिनेशन होती है। तो ये महिलाओं के द्वारा मुख से खाए जाने वाले गर्भ निरोधक प्रोजेस्ट्रॉन और, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन व एस्ट्रोजन का संयोजन है। तो या तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा या केवल क्या होगा उसमें, मेडिसिन में प्रोजेस्टेरोन होगा। ठीक है, जो पिल्स कहते हैं ये गोलियां आतरव चक्र के पहले दिन से शुरू करते हैं, जिस दिन से स्टार्ट होता है ब्लीडिंग उस दिन से शुरू करके, यानी ब्लीडिंग जिस दिन खत्म हो रही है, और कब तक ली जाती है, 21वें दिन तक ली जाती है। ये ध्यान रखना है आपको, कब तक ली जाती है, 21वें दिन तक, क्योंकि आपको वापस अगर लगातार लोगे तो ब्लीडिंग यानी एमसी साइकिल जो है उसका वो टाइम पीरियड है वो क्या हो जाएगा, शेड्यूल क्या हो जाएगा, मतलब गड़बड़ा जाएगा या खराब हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको पता ही नहीं चलेगा ये कब होनी है। क्लियर है यहाँ तक? तो इसलिए रोक देनी भी है, कब रोकनी है, 21वें दिन। क्लियर? ये अंडोत्सर्जन, ओवुलेशन और रोपण को रोकने के साथ साथ गर्भाशय ग्रीविया की श्लेष्मा की गुणवत्ता को बदल देती है। ये आपको ध्यान रखना है कि या तो इम्प्लांटेशन को रोकेगी या ओवुलेशन को रोकेगी, और हम बात करें तो गर्भाशय यूट्रस में जो होने वाले चेंजेस हैं उनको रोकेगी। क्लियर यहाँ तक? यानी ये ध्यान रखना है आपको। क्लियर है यहाँ तक? यानी ओवुलेशन को रोक सकती है, ओवुलेशन नहीं होगा तो, या मान लो इम्प्लांटेशन, ये मैंने बताया भी था, प्रोजेस्टेरोन के दो काम होते हैं, एक तो क्या करती है, जो
म्यूकस की जो लेयर बनती है किसमें, एंडोमेट्रियम में, उसको क्या कर देती है, थिन कर देती है, और सर्वाइकल म्यूकस को क्या कर देती है, थिन कर देती है। क्लियर यहाँ तक? और थिक कर देती है, जिसकी वजह से क्या करें, स्पर्म जो है वो कैन नॉट एंटर। क्लियर यहाँ तक? ये थोड़ा ध्यान रख। भारत में उल्बेदन का दुरुपयोग किस प्रकार हो रहा है, तो उल्बेदन का मतलब एमनियोसेंटेसिस, ठीक है। तो इसका मेनली हमने बताया था कि ये प्रोसेस इंडिया गवर्नमेंट ने किस लिए चालू की थी, जेनेटिक डिसऑर्डर का पता लगाने के, लेकिन इसका उपयोग हम किस में करने लगे, सेक्स डिटर्मिनेशन में, कि भैया कौन मेल है कि फीमेल है। क्योंकि आजकल हम बात करें तो लोगों को मेल की चाह ज्यादा थी, जिसकी वजह से फीमेल फिटिसाइड, कन्या भ्रूण हत्या के मामले क्या होने लगे, बढ़ने लगे, कि अगर लड़की है तो उसको पेट में ही क्या कर दिया जाता था, मार दिया जाता था। उसकी वजह से तो इसको इंडिया गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, बैन कर दिया, बैन कर दिया। क्लियर यहाँ तक? पता लगाने पर शीघ्र ही एमटीपी करवा दिया जाता, जो पूरी तरह से क्या था, गैर कानूनी। क्लियर? और अब तो ये प्रावधान भी कर दिया गया है और ये कानून भी बना दिया गया है कि अगर कोई फीमेल, ठीक है, इनलीगल और या लीगल किसी भी तरीके से अगर फीमेल का पता चला, अगर सेक्स डिटर्मिनेशन करने पर फीमेल का पता या फीमेल फिटिसाइड अगर आप करते हैं तो आप क्या हो जाएंगे, मुजरिम। क्लियर यहाँ तक? आपको सजा दी जाएगी। क्या विद्यालयों में यौन शिक्षा आवश्यक है, यदि हाँ तो क्यों? हाँ, विद्यालयों में यौन शिक्षा आवश्यक है क्योंकि छात्र छात्राओं को यौन संबंधी विभिन्न पहलुओं के बारे में फैली भ्रांतियों एवं यौन संबंधी गलत धारणाओं से छुटकारा मिल सके, और बच्चों को जनन अंगों, किशोरावस्था और उससे संबंधित परिवर्तन या यौन संचारित, तो ये सीधा सा है, ठीक है, सिंपल सा है कि आपको अगर इस तरीके की रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करें, इस तरीके की अगर नॉलेज आपको होगी, तो इस तरीके की आपके मन में जो आने वाले गलत विचार हैं उनसे आपको, या भ्रांतियां हैं, ठीक है, या आप सोचते हैं कि बॉडी में एक सडनली चेंजेज आते हैं तो मेरे ऐसा क्यों हुआ। कई बार लड़कियां कई बार स्टार्टिंग में हम बात करें तो जब मेनार की स्थिति होती है या पहली फर्स्ट टाइम ब्लीडिंग होती है, तो कई बार जो गर्ल्स हैं वो क्या होती है, डर जाती हैं और सोचती है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। क्लियर यहाँ तक? तो इस तरीके के चेंजेस आते हैं, तो अगर आपको पता है तो उस कंडीशन में आप इस तरीके के बात करें तो इस तरीके की कॉम्प्लिकेशन जनरेट नहीं होती। इसलिए आपको पढ़ेंगे तभी तो सीखेंगे। क्लियर यहाँ तक? तो यौन शिक्षा या रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड हम बात करें तो इस नॉलेज आपको होनी चाहिए। क्लियर यहाँ तक? तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस। थैंक यू।